हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मैट्रिसेस का कुछ एप्लीकेशन। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर चैप्टर कब ख़त्म होगा, कब नहीं ख़त्म होगा, है ना। तो मेरी तरफ से चैप्टर जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक। बाकी फिर वो बुकलेट डिस्कशन वगैरह का पार्ट बचेगा जो हम लोग करेंगे, ओके। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैट्रिसेस का एप्लीकेशन आज डिस्कस करेंगे, जिसमें मेजर दो चीज़ें होंगी। पहला जो मैंने नोट कर रखा है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। पिछले लेक्चर में इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वेदर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, वी हैव डिस्कस्ड ऑल इन डिटेल, ओके। द नेक्स्ट थिंग जो कि हम लोग इस वाले लेक्चर में करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन मैट्रिसेस का। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कहाँ कहाँ मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो मैं लिखने जा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स को अगर हम रिफ्लेक्ट करें, बहुत ही डिटेल में ये सारा टॉपिक भी हम लोग स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं, है ना। बट अभी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। जैसे अभी कोई मेरे पास पॉइंट है, पहले मैंने ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना दिया, ओरिजिन ये अपना रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा ए एक्स कॉमा वाई, ओके। अब ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन हम लोग एक्स एक्सिस में देख सकते हैं। एक्स एक्सिस में जो ये रिफ्लेक्शन आएगा, चलो मैं उसको ए डैश बोल देता हूँ, वो होगा हमारा, मान लेते हैं x1 कॉमा x2, ठीक। अब ये जो रिफ्लेक्शन है पॉइंट x कॉमा वाई का, x1 कॉमा y1 मान लेते हैं, ये हम मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। जो मेरा नया कोऑर्डिनेट आ रहा है x1 कॉमा y1, वो लिखने के लिए वी कैन यूज मैट्रिसेस। अगर आपको ये दिख रहा है, ये जो लेंथ है x के इक्वल है। अगर मुझे a पॉइंट पे जाना है या a डैश पॉइंट पे जाना है तो ओरिजिन से x डिस्टेंस से चलना पड़ेगा। इट मीन्स कि x1 इज इक्वल टू x, दोनों के x कोऑर्डिनेट बराबर है। बट जो y कोऑर्डिनेट है a डैश का रिफ्लेक्शन का, वो हमारे y का नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि x1 जो है वो x के इक्वल आना चाहिए, y1 जो है वो माइनस y1 y के इक्वल आना चाहिए। तो क्या मैट्रिक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, देखो अगर मैंने लिखा 1 0, फिर मैंने लिखा 0 -1, अब मल्टीप्लाई करके देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, रो बाई कॉलम हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, x + 0 यानी कि x, और 0 - y, तो y1 आ गया अपने पास -y के इक्वल। तो ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है यहाँ पर, ये वाला जो मैट्रिक्स, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एक रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक। ऐसे ही अगर y के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देखना हो, तो y के अबाउट अगर हमने ए पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराया, लेट अस से अपने को y डैश ए डैश डैश पॉइंट मिला, जिसके कोऑर्डिनेट मैं x2 y2 मान लेता हूँ। तो ये x2 y2 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। अगर मुझे ये लिखना है x2 y2 का वैल्यू, तो इसको भी हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है x2 का जो वैल्यू आना चाहिए वो -x के इक्वल आना चाहिए, एंड y2 का जो वैल्यू है वो y के इक्वल रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अपने को मैट्रिक्स के एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लेने हैं। x1 शुड कम आउट टू बी -x, सो -1 और 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ लिख दिया मैंने 0 and 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 0 + y, तो y2 इज इक्वल टू y, ठीक। तो ये वाले मैट्रिक्स को मैं बोल सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है।
ठीक है। इस रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी पॉइंट में, तो जो हमारा पॉइंट है वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट come out to be reflection about origin। अगर हमने किसी पॉइंट को ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट कराना है, ओके, यहाँ देखते हैं ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट कराना है, मतलब मैंने उस पॉइंट को ओरिजिन के साथ में ज्वाइन किया और उसी लाइन को उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ओ से ए तक का है उतना ही डिस्टेंस और फर्दर आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया। चलो मैं इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ ए ट्रिपल डैश से x3, y3। ओके, तो ये x3, y3 कैसे मिल जाएगा, x3, y3 का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, ये पता होगा आपको, x और x3 एक दूसरे के नेगेटिव हैं, y और y3 भी एक दूसरे के नेगेटिव हैं। सो मैट्रिक्स क्या सेलेक्ट करना चाहिए, x3 आना चाहिए माइनस एक्स के इक्वल, तो मैंने लिखा -1 0 फर्स्ट रो में, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे देखो -x+0 आ जाएगा, और सेकेंड रो में मैंने लिख दिया 0 -1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी -y। ओके, तो ये वाले मैट्रिक्स को वी कैन से इट इज़ द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू अ कॉलम मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इट रिफ्लेक्ट दैट पॉइंट अबाउट ओरिजिन। ओके, ये तो बात हो गई कुछ रिफ्लेक्शन की। अब हम लोग रोटेशन की बात कर लेते हैं। ओके, अपने पास में कोई एक पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए, x, y, ठीक। हमने इस पॉइंट को ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई थीटा एंगल रोटेट कर दिया, ठीक। थीटा एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट हमने इसको रोटेट कर दिया। तो हम लोग अभी कोई एक न्यू पॉइंट पे पहुंचेंगे, ए डैश बोल दिया मैंने इसको। अब ये ए डैश का कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करना है। चलो मैं मान लेता हूँ इसको x डैश y डैश, ठीक। अब ये मुझे x डैश y डैश चाहिए, जो कैसे मिलता है, x, y को जब हमने थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलती है ना उसका उल्टा, तो वैसे रोटेट किया। अब मुझे चाहिए x डैश y डैश, ये वाला पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग रोटेशन मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने लिखा इधर एक 2x2 का मैट्रिक्स, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। ओके, और इसमें मैं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट जो मेरा एक्स वाई था इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ये नए जो कोऑर्डिनेट हैं x डैश y डैश ये मिल जाएगा। ओके, तो इस वाले जो मैट्रिक्स को हम लोग बोल देते हैं, कौन सा मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स। रोटेशन मैट्रिक्स। ओके, डिटेल में हम लोग ये स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में करते हैं, ये कैसे आया, क्यों हुआ, है ना, बट अभी उतना डिटेल में नहीं करना है। अभी हम मैट्रिक्स का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बस इसको नोट डाउन कर लेना है। ओके, कैसे यूज कर सकते हैं ये वाले पॉइंट्स का क्वेश्चन में, आइए वो समझते हैं। It says if a vector 3i plus 4j is rotated about origin in xy plane। अभी एक वेक्टर को हमने जो जिसका कंपोनेंट 3 और 4 दे रखा है उसको ओरिजिन के अबाउट क्या किया, रोटेट किया। कितने एंगल से रोटेट किया, एक्स वाई प्लेन में ही रोटेट कर रहे हैं हम लोग, अबाउट बाई एन एंगल से बाई एन एंगल पाई बाई 4। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज लिख देता हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन है व्हाट इज द what are the new components, what are the new components of vector, वेक्टर के नए जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे। तो देखते हैं, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है तो मैं जेड एक्सिस बना नहीं रहा हूँ यहाँ पे, है ना, एक्स और वाई। 3, 4 ये वेक्टर है अपना, 3i plus 4j करके, है ना। ये वाले वेक्टर को हमने
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ओके, अभी ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा या इसे क्रॉस होकर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये पता नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ ऐसे ही कुछ रफली, है ना। चलो मान लिया कि ये हमारा नया वेक्टर आ गया जब हमने इसको रोटेट करा, कितने एंगल से, π/4 एंगल से। तो अब ये जो नया वेक्टर है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चलो मैं इसके कंपोनेंट को अल्फा कॉमा बीटा मान लेता हूँ। ठीक, या x डैश y डैश मान लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तुम्हें। x डैश y डैश, अब देखो ये पॉइंट है 3,4, इसको हमने π/4 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया x डैश y डैश, तो ये दिख रहा है x डैश y डैश वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द रोटेशन मैट्रिक्स। अभी रोटेशन मैट्रिक्स में cos थीटा साइन थीटा ही रहता है ना, थीटा का वैल्यू अगर मुझे पता है, थीटा इज π/4, तो वो वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे cos थीटा इज 1/√2 माइनस साइन π/4 इज 1/√2 माइनस में फिर साइन थीटा cos थीटा, और ये जो ओरिजिनल पॉइंट था मेरा ये कितना था 3,4, तो यहाँ से x डैश y डैश निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या 1/√2 कॉमन निकाल सकते हैं बिल्कुल यहाँ से मैट्रिक्स से, फिर होगा 1 - 1, तो 3 and -4 will be -1, this is 3 + 4 will become 7, and our new coordinates, new component becomes -1/√2 7/√2। तो अब मुझे वेक्टर का नया कंपोनेंट लिखना है, न्यू कंपोनेंट्स ये होता है -1/√2 7/√2। ठीक है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो i कैप j कैप का यूज कर लो, i कैप + j कैप। ओके, तो ये जो डायग्राम बना था मेरा थोड़ा बहुत सही बना था, है ना। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। ओके, तो जैसा हमने देखा ये रोटेशन मैट्रिक्स का कैसे यूज हुआ, तो ये कुछ कोऑर्डिनेट के एप्लीकेशन हो गए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इम्पॉर्टेंट इससे ज़्यादा जो पिछला लेक्चर है ना, जिसमें हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा था तुम्हारे बोर्ड के लिए भी, और उसके अलावा जो एग्जाम्स हैं मेंस एडवांस, उन सब के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेट अस ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। दैट इज सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, और मेंस एडवांस में ये एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। ओके, द इक्वेशंस आर x + 2y - 3z = 1 and x - y + 4z = 0, and the third is 2x + y + z = 1. These are 3 given equations. We are required to solve these equations by using what? Matrix method. Okay, let's try out. The very first step while solving linear equations in 3 variable by matrix method is to rewrite these equations into matrix form. So I have written A into x is equal to B. All these are matrices. A is a 3x3 matrix which is called system matrix or coefficient matrix. X is our variable matrix and B is the constant matrix. Okay, so A comes out to be 1 2 - 3 1 - 1 4, and the third row is 2 1 1. Okay, our x, that is variable matrix, it's simple x y and z, and finally the constant matrix which is 1 0 and 1. Okay, very first we will calculate the determinant of system matrix, which will tell us whether these equations have unique solution or we have to look for infinite or no solution cases. Okay, so calculating the determinant of A matrix, it comes out to be -1 - 4 1 - 8
and 1 plus 2, that is minus 5 plus 14 minus 9 becomes 0. If determinant A becomes 0, which is, I can say A is a singular matrix, तो इसका यूनिक सोल्यूशन वाला केस तो खत्म हो गया ना, यूनिक सोल्यूशन तो होगा नहीं। फिर क्या करना रहता है? अब यूनिक सोल्यूशन अगर नहीं है तो अब हमें देखना है नो सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये जो 3 इक्वेशंस दी हैं, ये जो तीनों प्लेन्स की इक्वेशन है, ये किस तरीके के प्लेन है? क्या ये पैरेलल प्लेन है? क्या ये इंटरसेक्टिंग प्लेन है? तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक, तो देखें जरा, क्या ये पैरेलल प्लेन्स हैं? पैरेलल प्लेन्स के लिए मैंने बताया था एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट का जो रेशियो वो सेम रहना चाहिए। अभी फर्स्ट और सेकंड देखें, कोफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, सेकंड थर्ड आर आल्सो नॉट पैरेलल, फर्स्ट एंड थर्ड आर आल्सो नॉट पैरेलल, so all these 3 planes are non-parallel, these are non-parallel planes। ठीक, मैं देख लेता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू क्या आएगा। अगर ये 0 आ गया, अगर ये नॉन जीरो आया तो फिर तो नो सोल्यूशन होता है, लेकिन अगर ये 0 आ गया तो उसमें फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन दोनों के केसेस होते हैं। बट अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं है कोई भी और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर वो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस हो जाएगा। तो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। सो एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं पहले। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का जो शॉर्टकट मेथड होता था, आई होप तुम्हें याद होगा, मैट्रिक्स 1 2 -3 1 -1 4 2 1 1, repeat column 1 and 2 1 1 2 2 -1 1, repeat first and second row below 1 2 -3 1 2 and 1 -1 4 1 -1, then delete the first row and column. Okay, now I am going to write the adjoint directly. We will calculate column wise, we will write row wise. Okay, -1 -4 8 -1, sorry, we will calculate row wise, we will write column wise, or vice versa, we will calculate column wise, write row wise. Okay, 8 -1, that is 7, 1 plus 2, that is 3, -3 -2, 1 plus 6 and 4 -1. Okay, last 8 -3, 8 -3 -3 -4 and -1 -2. This is our adjoint of A. Now finally we are required to calculate adjoint of A into B, that is -5 -5 5 7 7 -7 3 3 -3 multiplied by our column matrix, constant matrix, that is B 1 0 1। क्या मिलता भैया, देखो -5 + 0 + 5 it's 0, 7 + 0 -7 again 0, 3 + 0 -3 is 0. It comes out to be a 0 matrix and the answer is infinitely many solution. Okay, so this is all about this question. अच्छा, एक चीज़ और, अभी बोला जाए कि ये जो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इनको कैलकुलेट भी करो, तो फिर उसका तरीका मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था इसके पहले, कि हम लोग किसी भी एक वेरिएबल का जो वैल्यू है एक्स वाई और जेड में से किसी एक को कुछ
कोई भी एक रियल नंबर लैम्डा मान लो और बाकी उसी लैम्डा के टर्म में y, और जैसे हमने x का वैल्यू लैम्डा कैलकुलेट या एज्यूम कर लिया, फिर y और z का भी वैल्यू जो है वो लैम्डा के टर्म्स में लिख लिया। तो ये मेथड से हम लोग इसके सोल्यूशन को लिख सकते हैं। ओके गाइज, हियर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, एंड इट सेज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। सो लेट A be in a square matrix then A minus lambda times identity matrix and the determinant of A minus lambda times I matrix is called characteristic polynomial. And when we equate this characteristic polynomial to 0, it becomes characteristic equation. So for any square matrix A, this equation A minus lambda times identity matrix, determinant of A minus lambda times identity matrix equal to 0 is called characteristic equation. Example से समझ लेते हैं. Suppose I am given with a matrix 3 cross 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं. 1 से 0 1 2 minus 1 0 and minus 1 1 0. ओके, ये A 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स दिया है मेरे पास. मैं चाहता हूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना. तो कैसे लिखूंगा मैं? A माइनस लैम्डा आई करना पड़ेगा. अभी लैम्डा आई क्या होगा? लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 एंड 0 0 लैम्डा. A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट लिख लेना है. डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी 1 माइनस लैम्डा 0 1 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा 0 एंड माइनस 1 1 माइनस लैम्डा. अगर हम ये वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करें, एक्सपेंड करें और उसको 0 से इक्वेट कर दें, this thing is characteristic polynomial, and when we will equate this polynomial with 0, this comes out to be a characteristic equation. Let us solve it and see what the characteristic equation is. Okay, so I am expanding this determinant along first row R1. 1 minus lambda times minus 1 minus lambda into minus lambda minus 0, there is no need to write minus 0, and plus 1 times 2 minus product of minus 1 and minus 1 minus lambda will come out to be 1 plus lambda. Okay, equating to 0. 1 minus lambda, this is lambda plus lambda square plus 1 minus lambda and lambda plus lambda square minus lambda square minus lambda cube plus 1 minus lambda equals to 0. Lambda square cancel, minus lambda cube plus minus lambda is again cancelled, plus 1 is equal to 0, or lambda cube minus 1 is equal to 0. This equation is our characteristic equation. Okay,
If you closely observe, the order of square matrix is 3, the degree of characteristic polynomial is also 3, or we can say the degree of characteristic equation is 3. What is the order of square matrix? That will be the degree of our characteristic equation. Okay. So this is all about characteristic equation. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है ना. ए लिखा है, लैम्डा आई तुमको खुद लिख लेना है. ए में से लैम्डा आई सब्ट्रैक्ट करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, जीरो से इक्वेट करना है. अपने आप जो पॉलिनोमियल बनेगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा और वहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक. कई जगह तुम देखोगे ये जो लैम्डा है, जो लैम्डा वेरिएबल मैंने रखा है, ये लैम्डा की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं. एक्स रख सकते हैं, है ना, अल्फा रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं. दैट इज ए डिफरेंट थिंग. अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आ गया. आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा हमने. ओके. तो इसके सिग्निफिकेंस की बात करने से पहले जरा मेरे लिए इस 3x3 के मैट्रिक्स का ट्रेस कैलकुलेट करके बताओ. व्हाट इज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स? ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विच इज 0. इस केस में ट्रेस का वैल्यू 0 है. ओके. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं पूछूं, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? देखो, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करो तो मिलेगा 2 - 1 दैट इज 1. ट्रेस 0 है, डिटर्मिनेंट 1 है. ये क्यों बोला मैंने, क्यों कैलकुलेट कराया, वो अभी समझ आएगा. अब देखो जरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो. अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो थर्ड ऑर्डर, थर्ड डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, तो तुम बोलोगे नेगेटिव टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा क्यूब. ओके. एंड विच विल बी 0. ठीक. अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट बता दो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा साइन स्कीम माइनस प्लस माइनस, यानी कि -1 का नेगेटिव टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 1. अब ये देखो, ये जो 0 है हमारा, यही हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रेस था. और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो 1 निकला, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए का क्या है, डिटर्मिनेंट है. अब ये बाई चांस नहीं हुआ है. अगर मैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाऊं, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट होगा वो हमें उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस देगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता देगा. ओके. तो एक तो सिग्निफिकेंस ये हो गया. बाकी और क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं. ओके. बाकी सिग्निफिकेंस इसका देखने से पहले ये 2 पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहाँ पे. उससे पहले एक चीज और लिख लो, द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के और भी दूसरे नाम हैं. इसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज, या फिर लेटेंट वैल्यूज, या फिर प्रॉपर वैल्यूज. दीज आर सम डिफरेंट नेम्स ऑफ रूट्स ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज sum of characteristic roots is trace of A, and the next point is product of characteristic roots is determinant of A. ओके. इतनी बात हम लोग डिस्कस कर चुके. अब अगली बात जो है वो देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था मेरा A माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. अगर मैं तुमसे बोलूँ कि लैम्डा बराबर A पुट करो इस वाले इक्वेशन में,
तो क्या मिलेगा, a माइनस ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस वही स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे तो आंसर जीरो मैट्रिक्स आएगा, और जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। इट मीन्स कि लैम्डा का जो वैल्यू अगर मैं ए इसमें पुट करूँ तो वो सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले इक्वेशन को। इसका मतलब ये भी है कि ये जो इक्वेशन मिला मुझे, ये वाला इसमें भी लैम्डा की जगह पे अगर मैं ए रख दूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। दैट इज ए क्यूब माइनस, अब वन की जगह पे देखो, लैम्डा की जगह पे मुझे मैट्रिक्स ए रखना है तो वन तो रहेगा नहीं। अगर एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में जो भी ऑपरेशन होगा, सम, प्रोडक्ट है ना, या सब्ट्रैक्शन, जो भी होगा वो किसी मैट्रिक्स का होगा। तो कभी भी हम लोग ए क्यूब माइनस वन नहीं लिखेंगे, वी विल राइट ए क्यूब माइनस आइडेंटिटी, और यहाँ पर अब जीरो नहीं, अब जीरो मैट्रिक्स होगा। तो ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो रही है। अब ये इतनी सी जो बात है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम। दिस थिंग इज कॉल्ड कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैले-हैमिल्टन थ्योरम का, दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation. This theorem is called as Cayley-Hamilton theorem. ओके, तो एक तो सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का तुम्हें ये समझ आया। अब ये थ्योरम का क्या यूज है, क्या नहीं है, एक चीज़ और देख लेते हैं। इस थ्योरम का यूज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। थ्योरम का यूज हो सकता है इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे तब। अब इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, आई होप सबको पता है। कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का, जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो नॉन जीरो रहता है। ओके, तो हम लोग इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से, या कैले-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से। वी विल सी सम लेटर ऑन। ओके, द नेक्स्ट एप्लीकेशन कैन बी कैलकुलेटिंग हायर पावर्स ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स कैलकुलेट करने का इससे पहले हम लोग दो मेथड और समझ चुके हैं। द फर्स्ट वन वाज द फॉर्मूला। ओके, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स? ए इनवर्स वाज determinant 1 upon determinant of A multiply by adjoint of A. Obviously, A inverse exists only when determinant of A is non-zero. Okay, this was the first method. What was the second method to calculate the inverse? By using elementary transformations, elementary row transformations and elementary column transformations. Okay, this CS theorem gives us the third method to calculate inverse of a matrix. कैसे होगा देखते हैं, समझते हैं। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, जो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में लेके चल रहे थे, तो ए क्यूब जो है, ए क्यूब माइनस आई इज जीरो मैट्रिक्स। आई कैन राइट ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वॉज 1, नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वॉज नॉन जीरो, and hence the inverse of matrix will exist. So if I multiply pre और post, है ना, चलो प्री कर लेते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे क्या मिलता है, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, एंड दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स। देखो यहाँ से ए इनवर्स कैलकुलेट करने का एक और तीसरा मेथड मिल गया मुझे,
जो हमारा क्वेश्चन था, ये एग्जांपल जो था, उस वाले 3x3 मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो ए स्क्वायर ही है। सिंपली ए स्क्वायर विल गिव अस ए इन्वर्स। आपको ये मत सोचेगा कि ये एक फार्मूला है, ये कोई फार्मूला नहीं है ना। मतलब हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसका इन्वर्स नहीं होगा। ये हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अल्टीमेटली अपने को एक पॉलिनोमियल तो मिलेगा ना इधर ए में, बस उस पॉलिनोमियल का यूज करके हम उसमें ए इन्वर्स का 3 या पोस्ट मल्टीप्लाई करके ए इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा इस क्वेश्चन में ए इन्वर्स बराबर ए स्क्वायर आया, किसी और क्वेश्चन में कुछ और होगा। ओके, एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं इसको। ओके, लेट्स टेक अ फाइनल एग्जाम्पल। सो वी आर गिवन विद अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स and we are required to find the characteristic equations and hence trace of matrix and determinant of matrix. Second thing, we are required to prove lambda cube minus, let us write in terms of a, that is a cube minus 18a square plus 45a will give us 0 matrix. Okay, so let's solve it out. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी हमने डिस्कस किया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वेटेड टू 0. So this will give us the characteristic equation 8 minus lambda minus 6 2 minus 6 2 minus 4 3 minus lambda minus 4 7 minus lambda equal to 0. एक्सपेंड कर लेते हैं इसको फर्स्ट रो से। To 0. This is characteristic equation. This comes out to be our characteristic equation. Okay, characteristic equation मिल गया। हमें पता है कि characteristic equation के रूट्स को characteristic roots बोलते हैं, या आइगन वैल्यू, या प्रॉपर वैल्यू, लेटेंट वैल्यू, these are many names. Okay, the sum of these eigen values will give us trace. So trace of a comes out to be 18 and determinant of a comes out to be product of these roots, that is 0. Okay, so this is our first question. In order to prove this matrix equation, we are just going to use Cayley-Hamilton theorem. Okay, Cayley-Hamilton theorem says every square matrix is going to satisfy its own characteristic equation. Okay, हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह पे वी कैन राइट ए, दैट इज ए क्यूब माइनस 18a स्क्वायर माइनस 45a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स रूट्स, how to find trace, determinant. Okay,
Do not forget to like the video and subscribe the channel, and I wish you an absolutely fantastic day. Okay, thank you.